हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आज हमारा 15वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 14 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये वीडियो जो है 14 टेस्ट से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 22 दिसंबर को है, तो अभी आपके पास टाइम है। अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप हिंदी में तो कम से कम 58 से लेकर के 59 तक स्कोर कर ही ले जाइए। तो और साथ में आप जीएस पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि जीएस के प्रश्न जो हैं काफ़ी टफ पूछे गए थे इस बार। आरओ जो 11 फरवरी को हुआ था, तो इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते रहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए क्योंकि ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग नीडेड हों इस चैनल से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे आज जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन है ऊंचा, ऑप्शन बी है आंचलिक, ऑप्शन सी है औचित्य, ऑप्शन डी है गंभीर। कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है? तो औचित्य जो है यह विशेष है, इसका विशेषण होता है उचित, इसका विशेषण हो जाएगा उचित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊंचा का जो विशेष से होगा वह हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा इसका विशेष से। और आंचलिक का जो विशेष से होगा वह अंचल हो जाएगा, अंचल होगा अंचल। और गंभीर का जो विशेष से होगा वह हो जाएगा गंभीरता, गंभीरता। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहाँ औचित्य जो है या विशेषण ना होकर के विशेष है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। चिंता चिंतनीय, तृष तृषित, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित या फिर दंड दंडित। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दंड का जो दंडित दिया हुआ है यह सही नहीं है। दंड जो है यह विशेष से शब्द है, इसका जो विशेषण होता है वह होता है दंडनीय, दंडनीय होता है ना कि दंडित होता है। तो इसलिए यह जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? त्रिभुज, भविष्य, चौगुना या फिर चौड़ा। त्रिभुज, भविष्य, चौगुना या फिर चौड़ा, इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें जो चौगुना दिया हुआ है यह संख्यावाचक में जो है आवृत्तिवाचक या विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी त्रिभुज, भविष्य और चौड़ा ये सब गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। उपयुक्त वाक्य में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है समुदायवाची विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाची विशेषण या फिर ऑप्शन डी है आवृत्तिवाची विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी समुदायवाची विशेषण। पांचों पांडव जो है यह समुदायवाची विशेषण है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निर्भीक, भव, जटिल, जटिलता या फिर पांचवा। निर्भीक, भव, जटिलता या फिर पांचवा, कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। भव जो है यह विशेषण नहीं है, यह जो है विशेष है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ऑप्शन बी है तुम कहाँ पढ़ते हो, ऑप्शन सी है कविता परिश्रमी युवती है, ऑप्शन डी है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा है जिसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष से है? वर्ष, केवल, कुलीन, सौर। तो यहाँ पे वर्ष जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा वार्षिक, वार्षिक इसका विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विशेष से विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है वेद का वैदिक, ऑप्शन बी है सुंदरता का सुंदर, ऑप्शन सी है ऐषण का ऐषणीय, ऑप्शन डी है नगर का नागरिक। तो कौन सा यहाँ पे
सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो एषण का एषणीय दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एषण जो है यह विशेष्य है और इसका जो विशेषण होता है वह होता है ईष्ट, ना कि एषणीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। ऋषि, अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट। कौन सा इसमें विशेषण शब्द नहीं है? तो ऋषि जो है यह विशेषण नहीं है, इसका जो विशेषण होता है, ऋषि का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आर्ष, आर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ऋषि, यह विशेष है, इसका विशेषण आर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। त्राण का त्राणीय, विधि का विधिक, अंत का अंतिम या फिर बुद्ध का बौद्धिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंत जो है यह विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो होता अंतिम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए में त्राण का त्राणीय दिया हुआ है ये गलत है, त्राणीय नहीं होता। त्राण का जो होगा विशेषण वह त्राता हो जाएगा, त्राता, त्राता। विधि का जो हो जाएगा वह वैध हो जाएगा, विधिक नहीं होता है, वैध हो जाएगा। और साथ ही बुद्ध का जो बौद्धिक दिया हुआ है, बुद्ध का जो होगा यह बौद्ध हो जाएगा विशेषण। तो इस तरह जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? अचल का स्थावर, कुमुदनी का इंद्रकमल, उत्थान का तटस्थ या फिर इंद्रधनुष का सप्तवर्ण। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से? तो ऑप्शन सी में जो उत्थान का तटस्थ दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्थान का जो पर्यायवाची होता है वह होता है उत्कर्ष, आरोह, अभ्युदय, उत्थान, विकास, आरोहण आदि। जबकि तटस्थ का जो पर्यायवाची होता है वह होता है निष्पक्ष, अनमन, उदासीन, उदास, विरक्त। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है? हलवाहा, काश्तकार, हलिया, कल्पक। कौन इसमें से जो है कृषक का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कल्पक जो है यह कृषक का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कवि का पर्यायवाची होता है कल्पक, कवि का। तो याद रखिएगा, बाकी हलवाहा, काश्तकार और हलिया ये तीनों कृषक के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। लता, बेली बेल, लंकेश, दस बदन, निशाचर पति, शोणित, लोहित, त्रिवासा, दुर्दिन, बरखा, पावस। कौन सा यहाँ पे जो है अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है शब्द शोणित जो कि रक्त का पर्यायवाची है, और लोहित, ये दोनों शोणित और लोहित रक्त के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिवासा जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। तो यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं दो अलग अलग शब्दों का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी लता, बेली बेल ये भी एक शब्द का पर्यायवाची है। लंकेश, दस बदन, निशाचर पति या रावण का पर्यायवाची है, और दुर्दिन, बरखा, पावस या वर्षा का पर्यायवाची है। तो सब जो तीनों ऑप्शन दिए हैं उसमें एक एक शब्द का ही पर्यायवाची है, जबकि इसमें दो शब्दों का पर्यायवाची है, एक तो खून का और दूसरा त्रिवासा का, त्रिवासा यानी कि रात्रि का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। हिमालय, हिमाचल, हंस, सूर्य, हाथी, कर, सीता, उर्विजा। तो कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है वह है ऑप्शन सी, हाथी का जो यहाँ पे कर दिया हुआ है। तो हाथी का जो पर्यायवाची तो कर नहीं होता है, कर जो है यह हाथ का पर्यायवाची होता है, हाथ का। बाकी हाथी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है हस्ती, वारण, कुंभी, मतंग, नाग, बिरद, सारंग इत्यादि। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? निर्भय, दुर्बल, कुश या फिर कुशकाय। कौन सा यहाँ पे निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। निर्भय जो है यह निर्बल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी दुर्बल, कुश और कुशकाय तीनों निर्बल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है फणीन्द्र, वासुकी, शेषनाग। ऑप्शन बी है प्रिय, बल्लभ, वत्सल। ऑप्शन सी है परछाई, छाया, अक्ष। ऑप्शन डी है प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा तीनों ही पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। प्रतिशोध का पर्यायवाची प्रतिहिंसा, बदला और प्रतिकार होता है। प्रतिष्ठा का जो पर्यायवाची होता है मान, मर्यादा, गौरव, इज्जत, सम्मान
और आदर होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची प्रतियोगिता और मुकाबला होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी यहाँ पे सब सही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो तीनों शब्द हैं इनका अलग अलग अर्थ है और एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? चांदनी, चाँद, चंचल, चपल, चालाक, चतुर या फिर चौकस, सचेत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। चांदनी का जो चाँद दिया हुआ है यह गलत युग्म है, क्योंकि चांदनी और चाँद एक गलत युग्म है, पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, कौमुदी और अजोरिया होता है, जबकि चाँद का जो पर्यायवाची है यह होता है चंद्रमा, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, अंशुमाली, मयंक इत्यादि। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए पूछा भी गया कौन सा गलत युग्म है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी चंचल का चपल बिल्कुल सही है, और चालाक का चतुर भी सही है, और चौकस का सचेत भी यहाँ पे पर्यायवाची सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है प्रज्ञा, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है विप्र, ऑप्शन डी है भट्ट। तो यहाँ पे कौन जो है बुद्धि का पर्यायवाची है? तो बुद्धि का पर्यायवाची है यहाँ पे प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि का पर्यायवाची है। बुद्धि के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वहाँ है समझ, अकल, जेहन, मेधा और मति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? भुजंग, ब्याल, पन्नग, वराह। तो यहाँ पे वराह जो है यह सूअर का पर्यायवाची है, सूअर का, या सर्प का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भुजंग, ब्याल और पन्नग ये तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? वंद्य, उपासना, अर्चनीय, आराध्य। कौन सा यहाँ पे पूजा का पर्यायवाची है? तो उपासना जो है यह पूजा का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत। यानी कि उपासना का या पूजा का जो अन्य पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ तत्सम है। अगीठी, अग्निष्ठिका, अंगरखा का अंगरक्षक, अंगूठी का अग्निष्ठिका या फिर अंगोछा का अंगप्रोछा। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अंगूठी का जो अग्निष्ठिका दिया हुआ है यह नहीं होगा। अंगूठी का होता है अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका ये होता है इसका शुद्ध वर्तनी जो होती है, अंगुष्ठिका लिखा जाता है, अंगुनिष्ठिका नहीं लिखा जाता। तो ये इसका सही है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंगीठी का अग्निष्ठिका बिल्कुल सही है, तत्सम, अंगरखा का तत्सम, अंगरक्षक ये भी सही है, और अंगोछा का तत्सम जो होगा अंगप्रोछा होगा ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है? कोयल, केला, कुष्ठ, केकड़ा। कौन सा यहाँ पे तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। कुष्ठ जो है यह तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द होगा यह हो जाएगा कोढ़, कोढ़ हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कोयल का जो तत्सम होगा कोकिल हो जाएगा, केला का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा कदली, और केकड़ा का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा करकट। इस तरीके से लिखा जाएगा करकट। तो कुष्ठ का जो तद्भव होगा यह कोढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। गोसाई का गोस्वामी, गोद का क्रोड़, ग्वाल का गोपाल, गलन का गलना। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। गलन का जो यहाँ पे गलना दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गलन जो है यह तत्सम है, स्थान इन लोगों का परिवर्तित हो गया है, और गलना जो है यह तद्भव है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है इसका सही सुमेलित नहीं है, और प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द सही है? कास, खाज, कौर, खान। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कास जो है यह तत्सम शब्द है। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये सही नहीं होगा, यह हो जाएगा नहीं है। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द नहीं है? तो काश जो है यह तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है यह होता है खांसी, खांसी। इसका तद्भव हो जाएगा खांसी।
और यहाँ पे नाम मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तो काश जो है या यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है, इसका तद्भव खांसी होता है। बाकी खाज जो है इसका तत्सम जो होगा यह हो जाएगा खरजू। कौर का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कवल, और खान का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा खनी। इस तरीके से लिखा जाएगा खनी। तो यहाँ पे पहले से जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। युक्त, जंघा, चैत, चक्र, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चैत जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, इसका हो जाएगा चैत्र। चैत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित है, तद्भव तत्सम दिया हुआ है, पूछा गया कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। झरना का झरझर, टकसाला का टकसाल, छीना का जीर्ण, ढीला का शिथिल, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ढीला का शिथिल जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। बाकी झरना का जो होता है निर्झर होता है, झरझर नहीं होता है, निर्झर इस तरीके से लिखा जाएगा, सॉरी। और टंकसाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्थान इनका चेंज हो गया है। टंकसाला जो है या तत्सम है और टकसाल जो है या तद्भव है। तो छीना का जीर्ण जो है, ये छीना यहाँ पे बर्तनी से गलत है, इस तरीके से छीना लिखा जाएगा, उसका जीर्ण होगा तत्सम। तो इस तरीके से जो पहले से सही दिया हुआ है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्सम दिया हुआ है, दूसरी तरफ है तद्भव। तरवार का तलवार, तड़ाक का तालाब, ताप का ताव, या फिर तिक्त का तीता, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है या पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ताप का जो यहाँ पे ताव दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ताव जो है यह तत्सम है और ताप जो है यह तद्भव है, तो इसलिए स्थान दोनों का परिवर्तित हो गया है, इस वजह से यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी तरवार के तलवार बिल्कुल सही है, तड़ाक का तालाब भी सही है, और तिक्त का तद्भव जो है वह तीता भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है दाह, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है दीपाली, या फिर ऑप्शन डी है स्पर्श। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो दीपाली नहीं है, यहाँ पे दिवाली है, दिवाली इस तरीके से दिवाली है, तो दिवाली जो है यह यहाँ पे तद्भव है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा वह हो जाएगा दीपावली, दीपावली, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, धनिया का धनिका, नव का नया, नाई का नापित, या फिर नोचना का लुंचन, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नव जो है या तत्सम है और नया जो है या तद्भव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इन यहाँ पे आपको देखेंगे तो तद्भव है और इस साइड है आपका तत्सम, तो इन दोनों का स्थान परिवर्तित हो गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? स्वप्न, समझ, लौंग, या फिर मीठा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वप्न जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सपना, सपना। और समझ जो है इसका तत्सम हो जाएगा समबुद्धि, और लौंग का जो तत्सम होगा वह लवंग हो जाएगा, और मीठा का तत्सम हो जाएगा मिष्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है पहले से ही तत्सम है, तो इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सपना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? पुराना, पुरातन, अर्वाचीन, या फिर मध्यकालीन। तो प्राचीन शब्द का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अर्वाचीन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पुराना और पुरातन शब्द जो है या प्राचीन के समानार्थी हैं, इनका विलोम नया अथवा नवीन होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगामी का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दूरगामी, पश्चिमगामी, विगत, या फिर पिछला। तो आगामी का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विगत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
पिछला का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अगला। दूरगामी का जो विलोम होगा वह हो जाएगा तात्कालिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगामी का विलोम विगत। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? आरंभ, इतिश्री, अथ या फिर आराध्य। तो श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का अर्थ जो होता है यह होता है आरंभ या शुरुआत करना, तथा इसका विलोम इतिश्री होता है। आरंभ का विलोम जो होगा यह हो जाएगा, आरंभ का विलोम समापन हो जाएगा। अथ का विलोम हो जाएगा इति, और आराध्य का विलोम हो जाएगा दुराध्य। तो ऑप्शन यहाँ पे श्री गणेश का जो विलोम है वह इतिश्री हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? आर्द्र, शीतल, शुष्क या फिर बंजर। तो यहाँ पे उष्ण का विलोम शब्द पूछा गया है, तो उष्ण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा शीतल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि आर्द्र का जो विलोम है, आर्द्र का यह हो जाएगा शुष्क, और बंजर का जो आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क, और बंजर का विलोम हो जाएगा उर्वर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अकर्मण, निष्ठुर, अकर्मण, निष्ठुर या फिर उदार या फिर कुलांगर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृपण का हो जाएगा उदार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। कुलांगर का जो यहाँ विलोम होगा यह हो जाएगा कुलदीपक, और साथ ही अकर्मण का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कर्मण, और निष्ठुर का विलोम हो जाएगा, निष्ठुर का विलोम हो जाएगा करुण। तो यहाँ पे कृपण का जो विलोम है वह हो जाएगा उदार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यहाँ पे ज्ञा होगा बहुज्ञ, अघी का निरग, अमीय का हलाहल, अनावृत का निरादृत। कौन सा यहाँ पे युग्म सही सुमेलित नहीं है विलोम से शब्द से संबंधित? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अनावृत का जो निरादृत दिया हुआ है यह सही नहीं है। अनादृत और निरादृत दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम शब्द आदृत होगा, जबकि अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वह बहुज्ञ हो जाएगा। अघी का विलोम निरग होगा, अमेय का विलोम हलाहल होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तृषा का तृप्ति, जंगम का स्थावर, आग्रह का विग्रह, राग का द्वेष। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आग्रह का जो यहाँ पे विग्रह दिया हुआ है यह गलत है। आग्रह का जो विलोम होगा वह हो जाएगा दुराग्रह, जबकि विग्रह का जो विलोम होगा वह हो जाएगा संधि। तृषा का विलोम तृप्ति बिल्कुल सही है, जंगम का स्थावर भी सही है, और राग का द्वेष भी सही है। तो आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, और विग्रह का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संधि। तो ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य या फिर पौरस्त्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पौरस्त्य जो है यह प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है। बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य तीनों प्रभावी के विलोम शब्द हैं। पौरस्त्य का जो विलोम होगा वह हो जाएगा पाश्चात्य, क्योंकि पौरस्त्य का मतलब हो जाएगा पूर्व, तो इसका जो विलोम होगा वह हो जाएगा पाश्चात्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजस्वी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंद, ऑप्शन बी है धीमा, ऑप्शन सी है तेज, या फिर ऑप्शन डी है निस्तेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी निस्तेज। तेजस्वी शब्द का विलोम निस्तेज होता है, जबकि तेज का विलोम धीमा अथवा मंद होता है। तो तेज के ये दोनों विलोम हो जाएंगे, धीमे अथवा मंद, जबकि तेजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सिद्ध, प्रसिद्ध, विहित या फिर निहित। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा विहित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। प्रसिद्ध का विलोम जो है वह अप्रसिद्ध तथा सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। छिद्रान्वेषी, कवियत्री, सहस्र, शिक्षणेत्तर। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षणेत्तर जो है इसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। शेष जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी वर्तनी शुद्ध है, इनको हम शुद्ध रूप में देखेंगे। तो छिद्रान्वेषी जो है वह इस तरीके से लिखा जाएगा, छिद्रान्वेषी, खष्टी सा रहेगा इसमें, छिद्रान्वेषी। और कवयत्री जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, कवयत्री। साथ ही सहस्र जो है इस
तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे षड्यंत्र जो है वह पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी शब्दों का शुद्ध रूप ये है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? षष्ठम, अंतरतलीय, गरिष्ठ या फिर अनुसरण। कौन किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। षष्ठम जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होता है यह होता है षष्ठ, ये इसका शुद्ध रूप होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी सारी जो यहाँ पे वर्तनी दी हुई हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तदंतर, अनुवादित, अपहुनित या फिर अंतःकथा। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। तदंतर जो है यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं यह अशुद्ध हैं। तो इनका शुद्ध रूप होगा, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित होगा। और अपहुनित इस तरीके से लिखा जाएगा, अपहुनिति। और अंतःकथा होता है तो यहाँ पे अंतःकथा इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे तदंतर जो है या पहले से शुद्ध रूप में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बहुलता, अस्थाई, स्वास्थ्य, सहिष्णु। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है या पूछा गया है? तो ऑप्शन सी में जो स्वास्थ्य लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। स्वास्थ्य यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अस्थाई की जो वर्तनी होती है या इस तरीके से या इसका शुद्ध रूप है। अस्थाई ये गलत है, ये यहाँ पे शुद्ध रूप है। तो पूछा गया कि इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उस सब जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गए हैं, सही आंसर ऑप्शन सी ही इसका होगा। बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे पितृण, हुतभुक, दुरावस्था, मनः कष्ट। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पितृण जो है यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है पितृ और ऋण, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी सब जो तीनों शब्द लिखे हुए हैं इनकी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, इत्र में सुगंध है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। पूछा गया है अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह कुआं कैसे सूख गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुआं पानी का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन डी है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। यहाँ पे पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे मृत्युदंड की सजा मिली जो है यह शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, उसे मृत्युदंड दिया गया या उसे मृत्युदंड मिला, क्योंकि सजा और मृत्युदंड जो है यह दोनों समानार्थी हैं। तो किसी एक का ही यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, या तो दंड का और या तो सजा का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है, कृष्ण पीताम्बरधारी थे। ऑप्शन बी है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। ऑप्शन सी है, मेरा प्राण सूख गया। ऑप्शन डी है, मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ। शुद्ध वाक्य की यहाँ पे पहचान करना है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण पीताम्बरधारी थे। ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि मेरे अंदर मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मन के अंदर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन अंदर ही होता है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, मेरा प्राण सूख गया, तो प्राण जो है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो क्रिया में भी इसमें बहुवचन की ही लगेंगी, यानी कि मेरे यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, मेरे प्राण सूख गए। और जो ऑप्शन डी में है कि मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ,
तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा मैं गुरु में श्रद्धा रख गुरु में मेरी श्रद्धा है, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, बाल्टी के अंदर पानी है, या फिर खेत में क्या बोया है? कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्टी के अंदर पानी है, यह यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा बाल्टी में पानी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो पहले से ही शुद्ध रूप दिए हुए हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, समाज व्यक्तियों से बनता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अलकापुरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इंद्र की पुरी अमरावती कहलाती है, आदित्यका जो है पर्वत के ऊपर की समभूमि को आदित्यका कहते हैं, आसक्ति जो है मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द है, अधर्मण, दंडयमान, दंसित या फिर निरूपत। तो जो ऋण ले उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधर्मण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दंडे की भांति सीधा खड़ा हो उसे दंडयमान कहेंगे, और दंसित कहेंगे दांत से काटा हुआ को, और मांस खाने वाले को निरूपत कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द है, दूसरे के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनुलाप, ऑप्शन बी असूया, ऑप्शन बी अभ्याख्यान, ऑप्शन डी आमेडित। क्या होगा इसमें? दूसरों के अंदर दोष निकालने वाले को क्या कहते हैं? तो असूया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरे के गुणों में दोष निकालना असूया कहलाता है। बाकी आमेडित वह कहलाता है जो 2 या 3 बार कहना, किसी चीज़ को 2 या 3 बार कहना आमेडित कहलाता है। अभ्याख्यान झूठा मुकदमा जो होता है वह अभ्याख्यान कहलाता है। और अनुलाप जो होता है उसे, इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा बार बार बोलना, बार बार बोलना अनुलाप, जबकि 2 या 3 बार कहना, किसी चीज़ को 2 या 3 बार कहना आमेडित होता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यह है कि इसका जो आंसर सही हो जाएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 53 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, अछारणा, अवाच्य, अत्तिका, पांडुलिपि। क्या होगा इसके लिए एक शब्द? तो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा अछारणा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अवाच्य के लिए जो एक शब्द होगा, न कहने योग्य वचन को अवाच्य कहते हैं। अत्तिका नाटक में बड़ी बहन जो होती है यह अत्तिका कहलाती है। और पांडुलिपि हाथ की लिखी हुई पुस्तक का मसौदा जो होता है पांडुलिपि कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माँ बहन संबंधी गाली को अछारणा कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के तारे का टूटना के लिए एक शब्द होगा, उपप्लव, उसमझ, उचावा, उत्क्रांत। क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उपप्लव जो है यह कहलाता है आकाश के तारे का टूटना। बाकी उसमझ जो है या गर्मी से उत्पन्न होने वाले को उसमझ कहेंगे। उचावा जो है यह स्वप्न में बकझक करना उचावा कहलाता है। और उत्क्रांत जो होता है इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा उभरा या लाघा हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाश से तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द होगा, उपदिशा, बहुरूपिया, कशेरा या फिर प्रतिलिपि। जो बर्तन बेचने का कार्य करता है वह कशेरा कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसे उपदिशा कहते हैं। बहुरूपिया जो तरह तरह के रूप बना सके उसे बहुरूपिया कहेंगे। और प्रतिलिपि जो होता है लेख की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं। तो जो बर्तन बेचने वाला है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कसेरा कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा चिर विस्मृत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिरस्थायी होता है बहुत दिनों तक रहने वाला, चिरस्मरणीय होता है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, और चिरसंगी होता है सदा साथ रहने वाला। और जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसे चिर विस्मृत कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है, कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतार्थ, कृत्रिम। तो कृतज्ञ हो जाएगा। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वह होता है कृतज्ञ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी
किए हुए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहेंगे। कृतार्थ जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहेंगे। कृत्रिम जो होगा बनावटी चीज़ों को जो है कृत्रिम कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द होगा खलवाड़, गजा, गंजा होगा यहाँ पे, आकृष्ट, गलितांग। तो जिसके सिर पर बाल ना हो या जिसके सिर से बाल झड़ गए हों उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी गंजा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी खलवाड़ जो है जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाड़ कहेंगे, जबकि जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों, जिसके सिर से बाल झड़ गए हों उसे गंजा कहेंगे, और जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाड़ कहेंगे। आकृष्ट होता है जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृष्ट कहेंगे, और गलितांग होता है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलितांग कहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फूल जो पूरा ना खिला हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है मुकुल, ऑप्शन बी है मकलित, ऑप्शन सी है निमिलित, या ऑप्शन डी है कली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वह फूल जो पूरा खिला ना हो, तो इसके लिए हो जाएगा मकुलित हो जाएगा, मकुलित काफ़ी छोटा की मात्रा रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह फूल जो खिला ना हो उसे कली कहेंगे, और वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसे निमेलित कहेंगे। कितना बारीक बारीक इसमें अंतर है, इसको याद रखिएगा। और वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहेंगे, और वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसे मकुलित कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मुकुल के लिए जो एक शब्द होगा वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहेंगे। तो वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो मकुलित नहीं, यहाँ पे मकुलित होगा, काफ़ी छोटा की मात्रा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, और साथ ही वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।